हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। आई थिंक हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी इसे देखे ही होंगे, है ना। तो हमारे टॉपिक में है फ्रॉग। फ्रॉग को बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं किससे? टोड से, जिसका नाम है ब्यूफो। तो हमें टोड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग और टोड के फैमिली में डिफरेंस है। फ्रॉग और टोड जब फैमिली ही डिफरेंट है तो जीनस डिफरेंट होगा, स्पेसीज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आइए हमारे सिलेबस में जो चीज है वो हम पढ़ते हैं फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग फ्रॉग में जो टिपिकल बहुत ही कॉमन फ्रॉग है वो है राना टिग्रीना। ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले, पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की मदद से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये किस किंगडम से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया से, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर अलग अलग फाइलम होते हैं, ठीक है। तो ये किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग करता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब है कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और ये नोटोकॉर्ड एडल्ट में रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो ह्यूमंस की तरह बोनी नहीं होता है। इनका वर्टिब्रल कॉलम होता है कार्टिलेजिनस, जो किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ह्यूमंस के केस में अगर देखें, जैसे हम अपने बारे में बात करें, तो ह्यूमंस में भी वर्टिब्रल कॉलम है हमारे डॉर्सल साइड में, जो किसको प्रोटेक्ट करके रखता है? स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम बनता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। और इनके प्रेजेंस की वजह से, वर्टिब्रल कॉलम के प्रेजेंस की वजह से ही इनका जो सब फाइलम है वो क्या है? वर्टिब्राटा। बात करें इनके सुपर क्लास के बारे में, तो सुपर क्लास ये टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके पास 4 लिम्ब होता है, 4 लिम्ब, जिसमें 2 है 4 लिम्ब और 2 है इनके पास हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो इनके पास 4 लिम्ब है, इसी वजह से इन्हें कहा गया है टेट्रापोडा। 4 लिम्ब में हमारी तरह हम भी सुपर क्लास टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं। तो 2 हो गया 4 लिम्ब और 2 हो गया हाइंड लिम्ब। क्लास के बारे में बात करें तो एम्फीबियंस है ये। एम्फीबियंस का मतलब होता है कि इनका जीवन पानी और जमीन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इनफैक्ट ये जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। जीनस राना, और स्पेसीज जो हम जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है टिग्रीना, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्पेसीज है इंडिया में। तो ये है राना टिग्रीना का इमेज, यही है राना टिग्रीना, जिसका कलर कैसा है? अगर ऊपर से डॉर्सल साइड में देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये होता है डॉर्सल, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये हो जाता है वेंट्रल, ठीक है। तो जब फ्रॉग को हम देखते हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं डॉर्सल पार्ट, और सामने वाला पार्ट जो दिख रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल पार्ट, ठीक है। डॉर्सल पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कलर होता है ऑलिव ग्रीन, और वेंट्रल वाले पार्ट का बात करें तो ये होता है येलो कलर का या पेल येलो कलर का, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लिए, जिससे हमें बहुत कुछ पता चला। क्या क्या पता चला? पहली बात तो ये एनिमल्स हैं। दूसरी बात कि इनका फाइलम है कॉर्डेटा, इसका मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। सब फाइलम वर्टिब्राटा हमें बताता है कि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, जो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। एम्फीबियंस है, इसका मतलब ये जमीन और पानी दोनों जगह रह सकते हैं। और जो जीनस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है राना, और स्पेसीज है टिग्रीना। तो आइए देखते हैं राना टिग्रीना या फिर फ्रॉग के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे कॉमन फ्रॉग है जो इंडिया में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ये है पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स मतलब होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते।
अगर मैं बात करूं ह्यूमंस का, तो ह्यूमन अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ह्यूमंस को देखो तो एनर्जी बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। हमें खाना भी बहुत ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि एनर्जी चाहिए ज्यादा। एनर्जी इसलिए ज्यादा चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी हो, हमें अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। बट इस तरह के एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है, तो नेचर ने इनको ऐसा बना दिया है कि एनर्जी कम से कम अगर इनको मिले तो भी इनका जीवन चल सकता है, ठीक है। तो ये है कोल्ड ब्लडेड। इसके अलावा बात करें तो ये कैमोफ्लाज कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? कैमोफ्लाज या मिमिक्री। ये अपने आसपास के इन्वायरमेंट के जैसा दिखने की कोशिश करते हैं ताकि ये अपने शिकारी से बचे। तो ये एक मेथड है प्रोटेक्शन का, ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि विंटर, अगर विंटर है जब टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, या फिर समर है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। हम जानते हैं कि ये पॉइकिलोथर्म्स है, इसका मतलब ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। तो जब वेदर बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा तो उस केस में इनके एंजाइम्स डीनेचर हो सकते हैं, ठीक है। एंजाइम अगर डीनेचर हो जाएगा तो फ्रॉग मर जाएगा। तो इसीलिए जब एक्सट्रीम कंडीशन होता है, जब बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, ये जमीन के अंदर बरो बनाकर वहां चले जाते हैं। तो अगर समर में ये इनएक्टिव होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। और अगर विंटर में ये इनएक्टिव होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन, ठीक है। आगे अगर बात करें तो फ्रॉग के डोर्सल साइड के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी देखा था, वो कैसा होता है? ओलिव ग्रीन। जबकि वेंट्रल साइड के बारे में आप देखिए तो वो पेल येलो कलर का होता है। अभी बताए थे कि फ्रॉग को अगर आप पीछे से देखो, जो ऊपर से हमें दिखता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? वो ओलिव ग्रीन कलर का होता है डोर्सल साइड। और जो सामने वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? वो होता है पेल येलो कलर का, ठीक है। इनका बॉडी अडेप्टेड है किस चीज के लिए? बरो करने के लिए। जब आप इसके लिम्ब्स को देखोगे, 4 लिम्ब्स को, उसमें डिजिट्स है, ठीक है। 4 लिम्ब्स में 4 डिजिट है, मतलब 4 फिंगर्स है, और हाइंड लिम्ब में 5 है। तो हाइंड लिम्ब तो वेब्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो वाटर को डिस्प्लेस कर सकता है और वो फ्लोट कर सकता है, ठीक है। जबकि 4 लिम्ब्स में जो उंगलियां है वो वेब्ड नहीं है, उसके बीच में जो स्किन है वो अटैच्ड नहीं है, ठीक है। इस वजह से बरो कर सकता है वो, है ना। जंप कर सकता है, जंपिंग के लिए भी बना, और स्विम कर सकता है। स्विमिंग के लिए तो हाइंड लिम्ब रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्रॉग्स के बारे में अगर बात करें तो ये कभी पानी पीते ही नहीं। क्यों नहीं पानी पीते? क्योंकि इनका जो जरूरत है पानी का वो पूरा हो जाता है कैसे? स्किन के थ्रू। वो स्किन के थ्रू डायरेक्ट पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो भी उनका जरूरत है वो पूरा करते हैं। अब फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी के बारे में आइए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अभी तो हमने देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लिए थे, और अब थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी को डिटेल में समझेंगे। मॉर्फोलॉजी होता क्या है? तो मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। यहां पर हम स्टडी करते हैं किसको? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी को अगर आप देखोगे तो आप समझोगे कि फ्रॉग को हम लोग 2 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन सा पार्ट है? एक है हेड और दूसरा है ट्रंक। हेड को छोड़कर बाकी जो भी पार्ट बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रंक। तो एक हो गया है हेड और दूसरा हो गया ट्रंक। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेड को। तो फ्रॉग के हेड में अलग अलग पार्ट्स होता है। एक तो है माउथ, दूसरा है आईज, तीसरा है वोकल सैक, और एक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो माउथ, अगर इसके माउथ को आप देखोगे तो माउथ में प्रेजेंट है टंग। टंग होता है बाइलोब्ड, ठीक है। और बाइलोब्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब ये टंग निकालता है तो आप देखोगे इसके एंटीरियर साइड, टंग निकाला तो एंटीरियर साइड में आप देखोगे कि ऐसा कुछ लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये टंग होता है स्टिकी, ठीक है, ये टंग होता है स्टिकी। क्या इसके माउथ में दांत होता है? यस, इनके पास टिथ है, बट इनके पास ओनली अपर टिथ होता है, ओनली अपर साइड। नीचे इनके पास दांत नहीं होता। इसका मतलब है जब सिर्फ ऊपर में दांत है तो वो काटने के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों ही दांत चाहिए कट करने के लिए। तो अगर सिर्फ ऊपर दांत है तो ये किस चीज के लिए होगा? ये पकड़ने के लिए होगा कोई चीज को, ठीक है। और स्टिकी है इनका टंग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टंग ये बाहर निकालते हैं और कोई इंसेक्ट उसके ऊपर चिपक गया तो वो डायरेक्ट उसको इनगल्फ करता है, ठीक है। आई के बारे में बात करें तो
एक है अपर लिड, एक है लोअर आईलिड और एक है थर्ड आईलिड। थर्ड आईलिड को हम लोग कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कैसा होता है? थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। ये थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। इस वजह से जब फ्रॉग पानी के अंदर रहता है तो उसके आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनका अपर आईलिड इमूवेबल होता है, यानी वो मूव नहीं कर सकता, ये है इमूवेबल। जबकि ये जो लोअर वाला आईलिड है ये मूव कर सकता है, तो ये होता है मूवेबल, ये होता है मूवेबल। ठीक है, तो माउथ के बारे में हमें पता चला कि माउथ में है टंग और टेथ। टंग का क्या काम होता है? टंग का काम होता है इंसेक्ट को पकड़ना, क्योंकि फ्रॉग होता है कार्निवोर्स, तो जैसे ही टंग बाहर आया, ठीक है, तो उस टंग के ऊपर कोई भी इंसेक्ट अगर बैठ गया तो वो चिपक जाएगा, क्योंकि टंग कैसा होता है? स्टिकी होता है। इसके अलावा टिथ, टिथ को आप देखिए तो इसके पास टिथ होता है, बट सिर्फ ऊपर वाले जबड़ा में, अपर जॉ में होता है, और इस वजह से ये टिथ का काम काटना, चबाना ये सब नहीं होता। इनका काम होता है बस चीजों को पकड़ना। ठीक है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो फ्रॉग होता है वो किसी चीज को चबाकर खाता नहीं है, वो सीधा इनगल्फ करता है, सीधा इंटेक करता है, यानी निगल जाता है। वोकल सैक के बारे में बात करें तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और ये वोकल सैक, इससे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। वो कब करेगा? ब्रीडिंग सीजन में। तो ये ब्रीडिंग सीजन में क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओनली मेल फ्रॉग का, मेल फ्रॉग। इसका मतलब ये किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रॉग में पाया जाता है। और ये किसकी तरह काम करता है? रेजोनेटर की तरह काम करता है। रेजोनेटर का मतलब होता है जो साउंड को एम्पलीफाई कर दे, है ना। तो ये क्या करता है? साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करता है, जिस वजह से जो फीमेल है ना, वो ये साउंड सुनती है और अट्रैक्ट होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहां तो कॉप्युलेशन होता ही नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फिर क्या जरूरत है इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करने का? इनमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेल अपना गैमेट रिलीज करेगा पानी में, फीमेल अपना गैमेट रिलीज करेगी पानी में, तो फिर क्या जरूरत है? तो इनमें देखने को मिलता है स्यूडो कॉप्युलेशन, जिसके बारे में आगे बात होगा, जिसके लिए टर्म यूज होता है एम्प्लेक्सस। ठीक है, तो एम्प्लेक्सस एक तरह का कॉप्युलेशन है, स्यूडो कॉप्युलेशन कह सकते हैं, कॉप्युलेशन तो नहीं कह सकते, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पास आकर एक साथ एक जगह पर गैमेट रिलीज करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाता है, गैमेट वेस्ट नहीं होता, एनर्जी बर्बाद नहीं होता। तो ये एक तरह का एडेप्टेशन है, जिससे वो अपना एनर्जी बचाते हैं और गैमेट बर्बाद होने से भी बचाते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये ठीक आंख के अपर साइड या डोर्सल साइड में कह सकते हैं कि अगर आंख है यहां पर तो आंख के ठीक पीछे वाले साइड, इस साइड होता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? ये साउंड वेव्स को पकड़ता है, लिखा ही है, तो ये साउंड वेव्स कैप्चर करता है। इसका ये मतलब है कि मेढक को सुनाई देता है। ठीक है, इसका मतलब है कि यस, मेढक को सुनाई देता है। आइए आगे आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, अब बात करते हैं ट्रंक के बारे में। ट्रंक, ठीक है, तो अब ट्रंक के बारे में बात करते हैं। ट्रंक मतलब देखो, ये हेड है ना, तो इस हेड को छोड़ के बाकी जो भी स्ट्रक्चर है ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हो जाएगा ट्रंक। ये तो हो गया हेड, एक है हेड और एक हो गया है ट्रंक। तो ट्रंक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिम्ब के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये टेट्रापोडा है, तो इनके पास कितना लिम्ब होगा? 4 लिम्ब। ठीक है, तो 2 है फोर लिम्ब और 2 है हाइंड लिम्ब। अगर मैं फोर लिम्ब के बारे में बात करूं तो फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स होते हैं? 4 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है 4 डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब होता है फिंगर। ठीक है, जबकि हाइंड लिम्ब के बारे में बात करें तो इसमें कितना डिजिट होता है? 5।
तो इसमें है 5 डिजिट्स। ये पांचों डिजिट्स आपस में कैसा होता है? वेब्ड होता है। अभी मैं दिखाऊंगा, ये वेब्ड होता है। अब अगर ये 5 डिजिट्स है और इनमें आप देखोगे स्किन आपस में यहां पे अटैच्ड है, तो इसकी वजह से पानी ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेस होगा। और जब पानी ज्यादा डिस्प्लेस होगा, यानी पानी को पीछे की तरफ ज्यादा थर्स्ट मिलेगा, तो वो आगे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा, है ना, जिस वजह से मेढक पानी में क्या कर सकता है? तैर सकता है। 4 डिजिट्स जो है यहां पर 4 लिम्ब में, इस 4 डिजिट में जो पहला वाला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, जिसको हम लोग थंब भी कह सकते हैं, है ना, थंब वाला रीजन, ये अगर 4 है तो ये थंब वाला इधर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप देखोगे एक थिक स्किन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, थिक फोल्डिंग ऑफ स्किन, ठीक है। एक मिनट, थिक फोल्डिंग देखने को मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कॉप्युलेटरी पैड। अब फिर से मन में सवाल आना चाहिए कि सर इसमें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फिर कॉप्युलेटरी पैड का क्या जरूरत है? कॉप्युलेटरी पैड तो कॉप्युलेशन जो करेगा उसके लिए जरूरत है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें उसमें कॉप्युलेशन होगा, फिर यहां क्या जरूरत है? तो कॉप्युलेटरी पैड जरूरत होता है, फिर से मैं बताऊंगा, स्यूडो कॉप्युलेशन यहां देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एम्प्लेक्सस, ठीक है। तो एम्प्लेक्सस में क्या होता है कि एक मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लेता है। तो पकड़ेगा कैसे? इनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है। इनका स्किन होता है स्मूथ, मॉइस्ट, ठीक है। स्मूथ होने की वजह से ये स्किन बहुत ही स्लिपरी होता है। तो उस चीज को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो जो रफ स्ट्रक्चर है वो थिक फोल्डिंग से ही बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉप्युलेटरी पैड। तो वो होता है फर्स्ट वाले डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट में, जिससे वो उसके ऊपर चढ़ के उसको पकड़ लेता है, ठीक है। पकड़ने के बाद क्या होता है? उनका स्किन आपस में रब होता है, वो उसको रब करता है, यानी मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर चढ़ गया, उसको वो रब कर रहा है, जिसकी वजह से एक ही समय पे दोनों अपना अपना गैमेट रिलीज करेगा पानी में, ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस स्मूथनेस की वजह से वो पकड़ नहीं सकता, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो कॉप्युलेटरी पैड बनता है ना, ये किसके इफेक्ट की वजह से बनता है? ये बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये कॉप्युलेटरी पैड क्या होता है? टेम्पररी होता है। इसका मतलब हर ब्रीडिंग सीजन में आएगा और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। इनके लिम्ब्स का क्या काम होता है? स्विमिंग के लिए बताया गया है, वॉकिंग के लिए, लिपिंग मतलब जंप करने के लिए, ठीक है, और बरो करने के लिए, ठीक है, जमीन में बरो करने के लिए। इनमें क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि देखकर आप किसी को ऊपर से ही पहचान लो कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है। तो इसमें आप पहचान सकते हो कि कौन है मेल, कौन है फीमेल। नॉस्ट्रल्स और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हेड वाला पार्ट है, यहां पर आ गया, ठीक है। तो नॉस्ट्रल्स इनमें देखने को मिलता है। नॉस्ट्रल्स की मदद से ये क्या करते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाता है, ये कहां जाता है? लंग्स में, ठीक है, और वहां होता है एयर का डिफ्यूजन। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा हेड और ट्रंक का ओवरव्यू। दैट मीन्स अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट। अब हम लोग पढ़ने वाला है एनाटॉमी वाला पार्ट। तो आइए एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता क्या है? एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। तो ये है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग के बारे में बताऊं तो वो लगभग ह्यूमंस की तरह ही होता है, लगभग, है ना। माउथ, माउथ के बाद फूड कहां जा रहा है? तो ईसोफेगस में, जिसे हम लोग कहते हैं फूड पाइप। तो यस, ईसोफेगस भी है यहां पर। ईसोफेगस के बाद फूड कहां जाएगा? तो स्टमक में जाएगा। तो यहां भी है स्टमक। स्टमक के बाद ये फूड कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यस, स्मॉल इंटेस्टाइन यहां भी है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेक्टम, तो उसमें भी जा रहा है। और रेक्टम से इसका ओपनिंग होता है क्लोआका। तो ऐसे चलता है।
तो हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इसमें डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं ये क्लोआका क्या होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत जगह देखने को मिलता है। तो क्लोआका एक ओपनिंग है, एक ऐसा ओपनिंग जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड यहीं से बाहर होगा। दूसरा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग भी क्लोआका ही है। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, ये तीनों अगर एक ही जगह कहीं ओपन हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्लोआका। यानी यहां पर किस किस चीज का ओपनिंग होगा? यहां होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, यहां होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और यहां पर होता है, एक मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओपनिंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग, तीनों का ओपनिंग अगर किसी एक जगह है तो उसे ना ही हम एनस कह सकते हैं, ना ही यूरिथ्रल मीटस कह सकते हैं, और ना ही हम लोग कह सकते हैं कि भाई रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। तो इसीलिए हमने एक नाम दे दिया, और वो नाम क्या है? क्लोआका। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, वो थोड़ा सा अलग होता है ह्यूमन से, क्योंकि ये प्योर कार्निवोर्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? कार्निवोर्स। और जब ये कार्निवोर्स हैं, इसका मतलब इनके पास तो ज्यादातर आने वाला है प्रोटीन फैट्स, और प्रोटीन फैट्स को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना वो उतना मुश्किल नहीं है जितना हम देखते हैं कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है ना। इसीलिए हार्बीवोर्स का जो इंटेस्टाइन होता है या एलिमेंट्री कैनाल, वो बहुत ही लंबा होता है। इनका एलिमेंट्री कैनाल इतना लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। तो आइए देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका हेल्प करता है किस चीज में? भाई खाने में, है ना, और उस खाने को सिंपल फॉर्म में चेंज करने में, और फिर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसको रिमूव करने में ये सिस्टम हेल्प कर रहा है। इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट दिए हैं। ठीक है, एक तो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल उस पाथवे को कहते हैं जहां ये फूड ट्रेवल कर रहा है, माउथ से लेकर क्लोआका तक, ये पूरा का पूरा हो गया एक एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टमक, यस, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस बनता है, बट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया। ठीक है, बट लीवर डायरेक्टली कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं बनाता, वो बनाता है बाइल, जो कि बाइल एक एंजाइम नहीं होता, बाइल होता है एक सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, क्योंकि वो बनाता है फ्रॉग के केस में बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसकी मदद से फ्रॉग क्या करता है? फैट का, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कर सकता है। ठीक है, फ्रॉग के बारे में देखिए, तो इनका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है? इनका एलिमेंट्री कैनाल है शॉर्ट। क्यों शॉर्ट है? अभी मैंने बताया था, इनका एलिमेंट्री कैनाल इसलिए शॉर्ट होता है, इसलिए शॉर्ट होता है क्योंकि ये होते हैं कार्निवोर्स। तो प्रोटीन और फैट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सेल्यूलोज के कंपैरिजन में बहुत ही इजी है। ठीक है, सिंपल है। आइए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी अच्छे से। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसमें ये वाला जो पाथ दिख रहा है, ये वाला जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला पाथ, मैं इसको येलो कलर से जरा ड्रॉ करता हूं। ये है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, ये है, ये पूरा का पूरा है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको लेबल करते हैं, जो इसका नाम है, तो यहां पर है ईसोफेगस, ये फूड पाइप, ये है स्टमक, ये वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम, और इस ओपनिंग को हम लोग कह रहे हैं क्लोआका। ठीक है, ये है क्लोआका। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है गॉल ब्लैडर,
ये है गॉल ब्लैडर, ये है इसका लीवर, ठीक है। ये लंग्स है जिसके बारे में अभी बात नहीं करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, क्या होता है कि फूड सबसे पहले आता है माउथ में, ये माउथ से पहुंचता है कहां पर, ये माउथ से पहुंचता है ईसोफेगस में, ठीक है। ये ओरल कैविटी में आता है पहले, माउथ से ओरल कैविटी, ठीक है, वहां से पहुंचता है ये ईसोफेगस, ईसोफेगस से ये फूड पहुंचता है स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक में HCl है और कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाले, है ना, लाइसिस करने वाले। प्रोटियो यानी प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट है, उनको एक्टिवेट करवाने के लिए HCl का होना जरूरी है, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फूड आगे मूव करता है उसे हम लोग कहते हैं काइम। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये काइम फूड है, ठीक है, ये कोई पार्ट नहीं है, तो ये काइम है ना। तो स्टमक से जो फूड आता है जो पार्शियली डाइजेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम लोग कहते हैं काइम। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ओपनिंग होता है गॉल ब्लैडर का, जो लेकर आता है क्या अपने साथ, बाइल। बाइल बनाने का काम करता है कौन, लीवर। लीवर बाइल बनाता है, जबकि स्टोर करता है ये किस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। फिर यहां से गॉल ब्लैडर से ये बाइल रिलीज होता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का डुओडेनम वाला जो पार्ट है वहां पर ये रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा पैंक्रियाज होता है, और पैंक्रियाज का भी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में आता है, और ये कॉमन बाइल डक्ट से आता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में है विलाई, माइक्रोविलाई, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहां डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हो गया और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचता है रेक्टम में, और जहां पे टेम्पररी स्टोर करने के बाद वहां से क्लोआका से रिलीज कर दिया जाता है। तो वही चीज बताया गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, स्टमक के बारे में, ठीक है, इंटेस्टाइन के बारे में। तो इंटेस्टाइन में आता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग बात करेंगे लीवर का और पैंक्रियाज का, ठीक है। आइए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल में भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई खाना कैसे जा रहा है, ठीक है। तो फूड कैसे जाता है, फूड जाता है माउथ, माउथ से पहुंचता है ओरल कैविटी में, ठीक है। जब माउथ में आया तो ये मुंह खोला और ये अंदर जो कैविटी है वहां पहुंचा, वहां से ये फूड जाता है ईसोफेगस, ईसोफेगस से पहुंच जाता है ये स्टमक में, स्टमक से ये इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और यहां से क्लोआका से ये, क्लोआकल एपर्चर से ये बाहर, ठीक है। तो यहां से ये बाहर हो जाता है, ये फूड का पाथवे है, ठीक है। टंग के बारे में बात करें जो माउथ के अंदर होता है, तो ये लॉन्ग है, फोल्डेड है और स्टिकी होता है, ठीक है। बाइलोब्ड होता है फ्रंट एंड पे, मतलब ये एंटीरियर साइड में क्या होता है, बाइलोब्ड, एंटीरियर साइड। जब हम लोग जीभ निकालते हैं ना ऐसे करके, तो जीभ के सामने वाला पार्ट उसे हम लोग कहते हैं एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड यानी फ्रंट साइड में आप देखोगे तो ये बाइलोब्ड होता है, ऐसा लगेगा कि जुड़ गया है, ठीक है। और स्टिकी होने की वजह से क्या होता है, अगर इससे कोई इंसेक्ट चिपक गया तो ये जा नहीं सकता वापस, ठीक है। और ये हेल्प करता है इंसेक्ट को पकड़ने में, ठीक है। तो ये टंग का फीचर। फ्रॉग कभी भी अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, वो सीधा निगल जाता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो इंसेक्ट है वो जिंदा ही उसके स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक, तो ये क्या है, ये एक मस्कुलर सैक है जिसके अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूस देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक जूस में मेनली किस तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करवाएगा। यहां पर कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं कह सकते होता है, बट यस यहां पर इनकम्प्लीट पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। और यहां जो डाइजेशन हुआ यहां पर होता है पार्शियल डाइजेशन, मैं लिखता हूं, तो फूड आया स्टमक में और फूड का हो गया है पार्शियल डाइजेशन, और अब इसे हम लोग बोलेंगे काइम।
और ये काइम अब कहां जाएगा, ये काइम अब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। HCl क्यों जरूरी है? HCl जरूरी है क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को चाहिए एसिडिक मीडियम एक्टिवेट होने के लिए, इसीलिए HCl बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डुओडेनम के बारे में। ये वो पार्ट है जो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, यानी स्टमक के ठीक बाद ही होता है। स्टमक से फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो सबसे पहले इसी पार्ट में आता है, ठीक है। तो यहां पर पहुंचा कौन सा? अनडाइजेस्टेड फूड, जिसे हम लोग सॉरी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? काइम कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आता है गॉल ब्लैडर, जिसको मैं लिख रहा हूं GB, और पैंक्रियाज। इनका सिक्रीशन आता है, गॉल ब्लैडर का भी और पैंक्रियाज दोनों का ही सिक्रीशन आता है। वो किससे आता है? उसे हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जो कहां पे ओपन होता है? डुओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम में गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज दोनों ही अपना सिक्रीशन डालता है। गॉल ब्लैडर क्या डालेगा? तो गॉल ब्लैडर इसमें डालेगा बाइल, जबकि ये एंजाइम्स डालता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, या इससे अच्छा हम लोग कह सकते हैं ओहो डाइजेस्टिव जूस। ये डालता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और डाइजेस्टिव जूस में किस तरह के एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव जूस में होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, ठीक है। तो पैंक्रिएटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, इसको डाइजेस्ट। अच्छा, बाइल का क्या काम है? तो बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल एंजाइम नहीं है, ठीक है। बाइल एक सॉल्ट है जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है, और इमल्सिफिकेशन जब हो जाता है किसी फैट का, तो उसके ऊपर लाइपेजेस वो एक्ट करता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है इजिली। अब आइए एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक तो लंबा होता है बाकी स्ट्रक्चर के मुकाबले, चाहे आप स्टमक देख लो, इसके अलावा आप लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम देख लो, उसके मुकाबले स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा लंबा है। इसमें भी अगर आप देखो, अगर मैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाता हूं और इसके छोटे से पार्ट को यहां पर अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो इसमें इस तरह का फोल्डिंग्स देखने को मिलेगा। इसमें इस तरह का फोल्डिंग्स, ऐसे 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 फोल्डिंग्स देखने को मिलता है, यानी फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग, फोल्डिंग के ऊपर फोल्डिंग। और अगर इसमें भी एक सेल को अगर उठाकर देखे, ठीक है, एक सेल को उठाकर देखें, तो उस सेल में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का प्रोजेक्शंस। मैं एक सेल दिखा रहा हूं ये, ठीक है, ये एक सेल है, तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, ठीक है। ये क्या है? ये माइक्रोविलाई। सेल के ऊपर अगर प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोविलाई, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो जो फोल्डिंग है अंदर इंटरनल, उसे हम लोग कहते हैं विलाई। ये है विलाई। क्या इसका फायदा है? इसका फायदा ये है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, ठीक है। और इसमें आप देखोगे इनर वॉल पे, अंदर की तरफ है ना, इस तरफ जहां पे फूड है, वहां पर आपको फिंगर लाइक फोल्ड्स देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं विलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और यहां एब्जॉर्प्शन होता है मैक्सिमम। आगे आइए, इजेशन।
अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे एलिमिनेट होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास ऑन होता है रेक्टम में, ठीक है, और रेक्टम में एक्यूमुलेट होने के बाद कुछ समय के बाद इसको क्लोआका से रिलीज कर दिया जाता है, इसको क्लोआका से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जिसमें हम पढ़े हैं कि माउथ है ना, जहां पर टंग भी है, टिथ भी है, ठीक है, यहां से ये क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ के सीधा इनगल्फ करता है, सीधा खाता है, निगल जाता है, और फूड पहुंचता है स्टमक में थ्रू ईसोफेगस, है ना। स्टमक में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, HCl है, यहां पार्शियल डाइजेशन होता है, और जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। उस फूड को हम लोग कहते हैं काइम। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आता है गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज का सिक्रीशन, ठीक है। किसके थ्रू आता है? ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है, ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है, और यहां पर होता है एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, उससे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर कंप्लीट डाइजेशन। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां चला जाता है? वो जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से ये कहां चला जाता है? क्लोआका, ठीक है। तो अभी इतना पढ़े हम लोग, आइए अब आगे देखते हैं, ठीक है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन यानी रेक्टम, और फिर क्लोआका। आइए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, जो ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? गॉल ब्लैडर। स्टोर भी गॉल ब्लैडर करता है और सिक्रीट भी गॉल ब्लैडर ही करेगा, क्योंकि उसी के पास है तो वही करेगा। पैंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रिएटिक जूस बनाता है, ठीक है। और पैंक्रिएटिक जूस क्या है? एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, क्योंकि यहां पर इसकी वजह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है अब उनका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सबका ये कंप्लीट डाइजेशन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अनडाइजेस्टेड है वो फिर पास ऑन हो जाता है,